हेलो दोस्त, मेरा नाम है अमन और आज फिर एक नई 10 मोस्ट इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्त, क्या आप जानते हैं कि टाइपराइटर की एक छोटी सी चाबी दबाने पर कैसे एक पूरी कहानी कागज पर उभर आती है। और इसके अंदर की तकनीक को देखकर आप सच में सोचने पर मजबूर हो जाओगे। और क्या एक 8वीं कक्षा की विज्ञान परीक्षा, लेकिन जिसमें ना कोई किताबें, ना कोई पेन और कोई कक्षा नहीं, बल्कि इसके बजाय एक निर्जन द्वीप, जंगली जानवर और 2 रातें और एक इस जेल में अपराधियों से ये काम करवाया जाता है, जिससे वहाँ के लोगों के घर में बल्ब जल पाता है। और एक 3 माता पिता वाला बच्चा। और क्या यह एक नई शुरुआत है? जानिए कैसे विज्ञान ने इस अद्भुत चमत्कार को संभव बनाया है और इसके पीछे की तकनीक के बारे में ऐसा क्या है। फिलहाल ये सब बातें तो आपका फोकस तो बनाएगी ही, लेकिन इस वीडियो में आपने जितना सोचा है सच में उससे कहीं ज्यादा मजा आने वाला है। तो अंत तक बने रहिए। और हाँ, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। नंबर 1, कल्पना कीजिए आप एक ऐसे रेस्टोरेंट में बैठे हैं जहां से आप नीचे बादलों को तैरते हुए देख सकते हैं। लेकिन यह कोई सपना नहीं है दोस्त, बल्कि होशिनो रिसॉर्ट जापान में एक खास रिसोर्ट है जो समुद्र तल से 1088 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। यहाँ पर एक जगह है जिसका नाम अनकाई टेरेस है। इस टेरेस से आप नीचे बादलों को देख सकते हैं। बादल आपको देखने में कुछ ऐसे लगेंगे जैसे वे आपके पैरों के नीचे बिछा हुआ एक सागर हो। वास्तव में ये रिसोर्ट दुनिया में अपनी तरह का एकमात्र रिसोर्ट है जो बादलों के ऊपर बना हुआ है। यहाँ से आपको चारों ओर पहाड़ों और जंगलों का मनमोहक नजारा भी दिखाई देता है। यहाँ आकर आपको एक अनोखा अनुभव होगा और साथ ही आप प्रकृति की गोद में बैठकर शांति का आनंद ले सकते हैं और बादलों के ऊपर से दुनिया को देखने का रोमांच भी महसूस कर सकते हैं। और सबसे ज्यादा मजा तो तब आता है जब आप यहाँ के रेस्टोरेंट में बैठकर जापानी और अंतर्राष्ट्रीय व्यंजन का स्वाद ले सकते हो। आप यहाँ रात बिता सकते हो और सुबह उठकर बादलों को उगते हुए देख सकते हो। आप यहाँ टहल सकते हो, योग कर सकते हो या बस प्रकृति के बीच बैठकर कुछ समय बिता सकते हो। अगर आप एक अनोखा अनुभव लेना चाहते हो तो होशिनो रिसॉर्ट आपके लिए एक बेहतरीन विकल्प होगा और यहाँ पर घूमने का मजा आपकी जिंदगी के उन हसीन लम्हों में से एक होगा। नंबर 2, इस फैक्ट में जापान ने एक बड़ा निर्णय लिया था जिसने दुनिया भर में चिंता पैदा कर दी थी। देश ने फैसला किया था कि वह 1 मिलियन टन से अधिक परमाणु कचरे को प्रशांत महासागर में डालेगा। इस फैसले के पीछे मुख्य कारण था कि जापान के पास इस विशाल मात्रा में परमाणु कचरे को सुरक्षित रूप से संग्रहित करने के लिए पर्याप्त जगह नहीं थी। समुद्र में इतनी बड़ी मात्रा में परमाणु कचरे को डालने से समुद्र जीवन और पूरे समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र पर गंभीर प्रभाव पड़ सकता था, क्योंकि रेडियोधर्मी पदार्थों के समुद्र में मिलने से मछली और अन्य समुद्री जीव दूषित हो सकते हैं। जापान के इस फैसले का देश के भीतर और दुनिया के कई देशों में विरोध हो रहा था। लोग मानते थे कि यह फैसला पर्यावरण और मानव स्वास्थ्य के लिए बहुत बड़ा खतरा है। अब बात आती है कि आखिर इतना परमाणु कचरा आया कहां से था। यह परमाणु कचरा ऊर्जा संयंत्रों से निकलने वाला एक खतरनाक पदार्थ था। इसमें रेडियोधर्मी तत्व होते हैं जो हजारों सालों तक खतरनाक बने रह सकते हैं। जापान इस मुद्दे पर कई वैज्ञानिकों और विशेषज्ञों से सलाह ले रही है। हालांकि अभी तक कोई स्थायी समाधान नहीं निकल पाया है। जापान का यह फैसला गंभीर पर्यावरण मुद्दा है जिस पर दुनिया भर को ध्यान देने की जरूरत है। हमें ऐसे समाधान खोजने की आवश्यकता है जिसे परमाणु कचरे को सुरक्षित रूप से निपटाया जा सके और समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र को बचाया जा सके। नंबर 3, कल्पना कीजिए आप पृथ्वी में एक सीधी सुरंग खोद कर उसमें कूद जाते हैं। इससे आप पृथ्वी के दूसरे छोर पर पहुंच जाएंगे। लेकिन कितनी देर में भाई? लगभग 42 मिनट और 16 सेकेंड में आप पृथ्वी के केंद्र से होते हुए दूसरी ओर पहुंच जाएंगे। यह आपके लिए एक अद्भुत यात्रा होगी, लेकिन बीच में आपको कई रोचक चीजों का सामना करना पड़ेगा। जैसे जैसे आप पृथ्वी के केंद्र की ओर बढ़ेंगे, गुरुत्वाकर्षण का खिंचाव कम होता जाएगा और फिर आप केंद्र पर पहुंचकर भारहीन हो जाएंगे। आप केंद्र की ओर तेजी से गिरेंगे, लेकिन जैसे ही आप केंद्र को पार करेंगे, गुरुत्वाकर्षण का खिंचाव आपको वापस दूसरे छोर की ओर खींचना शुरू कर देगा। पृथ्वी के अंदर तापमान बहुत अधिक होता है, इसलिए आपको बहुत गर्मी महसूस होगी। लेकिन याद रखें, यह सिर्फ एक कल्पना है। वास्तव में पृथ्वी के केंद्र तक सुरंग खोदना असंभव है। पृथ्वी के अंदर तापमान और दबाव इतना अधिक है कि कोई भी चीज इसे सहन नहीं कर सकती है। नंबर 4, जब कोई बड़ा पक्षी जैसे कि पतंग या कबूतर हाई स्पीड से उड़ते हुए विमान से टकराता है तो इससे विमान के पंख, इंजन या फ्यूलेज को नुकसान पहुंच सकता है। यह टक्कर इतनी जोरदार हो सकती है कि विमान के किसी हिस्से में एक बड़ा गड्ढा हो जाए। ऐसी घटनाएं अक्सर उड़ान के दौरान होती हैं, खासकर जब विमान उड़ान भर रहा होता है या उतर रहा होता है। पक्षी के टकराने से विमान के इंजन को हानि पहुंच सकती है, जिससे विमान को उड़ान भरने में मुश्किल हो सकती है। कुछ मामलों में यह घटना इतनी गंभीर हो सकती है कि विमान को आपातकालीन लैंडिंग
लैंडिंग करनी भी पड़े। इसलिए हवाई अड्डों पर पक्षियों को दूर रखने के लिए कई उपाय किए जाते हैं। इनमें पक्षियों को डराने वाली आवाजें, पक्षियों को दूर भगाने वाले उपकरण और हवाई अड्डे के आसपास के क्षेत्र में वनस्पति को नियंत्रित करना शामिल होता है। पक्षी के टकराने से विमान को होने वाला नुकसान और यह एक गंभीर समस्या है। हालांकि हवाई यात्रा सुरक्षित है और ऐसी घटनाएं बहुत कम होती हैं। हवाई अड्डे और विमान कंपनियां ऐसी घटनाओं से बचने के लिए लगातार सुरक्षा में सुधार करने के लिए काम कर रही हैं। नंबर 5, ब्राजील की इस जेल में कैदियों को दिन में कुछ घंटे स्थिर साइकिल चलाने के लिए कहा जाता है और साइकिल से पैदा होने वाली ऊर्जा को बिजली में परिवर्तित किया जाता है, जिसका उपयोग पास के शहर को बिजली देने के लिए किया जाता है, जिससे कि कैदी न केवल अपनी सजा कम कर रहे हैं बल्कि समाज के लिए भी कुछ उपयोगी काम कर रहे हैं। ये पहल कैदियों को शारीरिक गतिविधियां प्रदान करती हैं, जिससे उनके स्वास्थ्य में सुधार होता है। इसके अलावा यह उन्हें कुछ उपयोगी काम करने का मौका देती है, जिससे उन्हें मनोवैज्ञानिक रूप से भी फायदा होता है। यह पहल पर्यावरण के लिए फायदेमंद है क्योंकि यह जीवाश्म ईंधन के उपयोग को कम करने में मदद करती है। इसके अलावा यह एक सस्ती और टिकाऊ ऊर्जा का स्रोत प्रदान करती है। यह पहल अन्य जेलों के लिए एक उदाहरण बन सकती है। दुनिया भर में कई जेलों में कैदी निष्क्रिय रहते हैं, जिससे उनकी मानसिक स्थिति खराब होती है। यह पहल दिखाती है कि कैदियों को उत्पादक काम दिए जा सकते हैं, जिससे न केवल कैदियों को ही बल्कि समाज को भी फायदा हो सकता है। ब्राजील की इस जेल की पहल एक अनोखी सकारात्मक पहल है। यह दिखाती है कि जेलों को केवल सजा देने की जगह ही नहीं बल्कि सुधार की जगह भी बनाई जा सकती है। नंबर 6, एक कमरा, एक वैज्ञानिक और एक बोर्ड जिस पर लिखा है कि पुरुषों में निप्पल क्यों होते हैं। तुम सबने ये सवाल कभी न कभी किसी से पूछा ही होगा, लेकिन ना भी पूछा हो तो जान लीजिए कि इसका जवाब बहुत ही दिलचस्प है। हम सब जानते हैं कि लड़के और लड़कियां अलग अलग होते हैं, लेकिन क्या तुम जानते हो कि हर इंसान की शुरुआत एक तरीके से होती है। जब हम एक छोटे भ्रूण होते हैं तो हम सब लड़कियां ही होते हैं। ये सब इसलिए होता है क्योंकि हमारे अंदर एक खास चीज होती है जिसे हम बाई गुणसूत्र कहते हैं। ये बाई गुणसूत्र ही हमें लड़का बनाता है, लेकिन जब तक ये बाई गुणसूत्र सक्रिय नहीं होता तब तक हम सब लड़कियों जैसे ही होते हैं और यही वजह है कि लड़कों में भी निप्पल होते हैं। तो अगली बार जब तुम किसी लड़की के निप्पल देखो तो याद रखना वो भी कभी एक छोटी सी लड़की थी। नंबर 7, क्यों दोस्त, याद है तुमको एक ऐसा जमाना जब कंप्यूटर नहीं थे और हर शब्द को कागज पर उतारने के लिए एक खास मशीन का इस्तेमाल होता था। हम बात कर रहे हैं टाइपराइटर की। कभी तुमने सोचा है कि ये छोटी सी मशीन कितनी चालाक होती थी? जब आप कोई चाबी दबाते थे तो इसके अंदर एक जादुई सी प्रक्रिया शुरू हो जाती थी। जब आप कोई अक्षर टाइप करते हैं तो वो चाबी एक छोटी सी छड़ को धक्का देती है। ये छड़ एक और हिस्से से जुड़ी होती है जो उस अक्षर को एक रिबन पर दबा देता है। रिबन में स्याही होती है जो कागज पर छप जाती है। लेकिन इतना ही नहीं, टाइपराइटर में एक और भी दिलचस्प चीज होती है। जब आप एक लाइन खत्म करके अगली लाइन पर जाते हैं तो एक छोटी सी गाड़ी कागज को थोड़ा सा ऊपर खिसका देती है। ये सब इतनी तेज होता है और सबसे बड़ी बात ये सब बिना किसी बिजली के होता था। तो अगली बार जब आप कोई पुरानी टाइपराइटर देखें तो याद रखें कि ये सिर्फ एक मशीन नहीं बल्कि इंजीनियरिंग का एक कमाल का नमूना है। नंबर 8, सबसे पहले आप कल्पना कीजिए कि एक बच्चा जिसके 3 जैविक माता पिता हैं। यह सुनकर आपको अजीब लग रहा होगा, लेकिन यह सच है। ब्रिटेन ने दुनिया में पहली बार 3 लोगों के डीएनए से बच्चे पैदा करने की अनुमति दे दी है। लेकिन एक क्वेश्चन हम सबके दिमाग में होगा कि जब 2 मेल फीमेल एक बच्चे को जन्म दे सकते हैं तो तीसरे की डीएनए की क्या जरूरत थी? आखिर कैसे हुआ ऐसा? आइए समझते हैं। जब कोई बच्चा पैदा होता है तो उसमें माँ और पिता दोनों का डीएनए होता है, लेकिन इस नए तरीके में एक और व्यक्ति का डीएनए भी बच्चे में जाता है। दरअसल कुछ बीमारियां माँ से बच्चे में माइटोकॉन्ड्रिया के जरिए जाती हैं। माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है। अगर माइटोकॉन्ड्रिया में कोई खराबी हो तो बच्चे को गंभीर बीमारियां हो सकती हैं। इस नए तरीके में माँ के अंडे से माइटोकॉन्ड्रिया को निकालकर एक स्वस्थ महिला के अंडे में डाल दिया जाता है। फिर इस अंडे को पिता के स्पर्म में मिलाया जाता है। इस तरह पैदा हुए बच्चे में 99.8% डीएनए माता पिता का होता है और सिर्फ 0.2% डीएनए उस महिला का होता है जिसने माइटोकॉन्ड्रिया दिया है। इस तकनीक से गंभीर बीमारियों से पीड़ित बच्चों को जन्म लेने से रोका जा सकता है। हालांकि इस तकनीक के बारे में कई सवाल भी उठ रहे हैं, जैसे कि नैतिक मुद्दे और इसके दीर्घकालीन प्रभाव। तो दोस्तों, यह एक बहुत ही जटिल विषय है, लेकिन एक बात तो तय है कि विज्ञान लगातार नई नई खोज कर रहा है और हमारी जिंदगी को बदल रहा है। नंबर 9, 8वीं कक्षा की विज्ञान परीक्षा, लेकिन जिसमें ना कोई किताबें, ना कोई पेन और कोई कक्षा नहीं। इसके बजाय एक निर्जन द्वीप, जंगली जानवर और 2 रातें। जी हाँ, यह कोई मजाक नहीं है। कैचकिन अलास्का में कुछ स्कूलों में 8वीं कक्षा के छात्रों के लिए विज्ञान परीक्षा का तरीका बेहद अनोखा है। इस परीक्षा में छात्रों को एक निर्जन द्वीप पर ले जाया जाता है। यहाँ उन्हें अपने लिए खाना जुटाना होता है, आश्रय बनाना होता है और सबसे महत्वपूर्ण जीवित रहना होता है। इस परीक्षा के पीछे का विचार यह है कि छात्र सिर्फ किताबों से ही नहीं बल्कि प्रकृति से भी सीखें। ये बच्चे जीव विज्ञान, भूगोल और पर्यावरण
पर्यावरण के बारे में व्यवहारिक ज्ञान हासिल करते हैं। इस परीक्षा में छात्रों को कई चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। उन्हें जंगली जानवरों से सावधान रहना होता है, खराब मौसम का सामना करना होता है और सबसे बड़ी चुनौती होती है अकेलापन का सामना करना। लेकिन इन सभी चुनौतियों के बावजूद छात्र इस परीक्षा को मजेदार मानते हैं। वे इस परीक्षा के दौरान न सिर्फ ज्ञान हासिल करते हैं बल्कि एक दूसरे के साथ गहरा बंधन भी बनाते हैं। तो अगली बार जब आप सोचे कि विज्ञान परीक्षा कितनी बोरिंग होती है तो याद रखें कि अलास्का में कुछ छात्रों के लिए विज्ञान परीक्षा एक रोमांचक साहसिक यात्रा है। नंबर 10, एक ऐसा जीव जो 2 शताब्दियों से भी अधिक समय तक जीवित रह सकता हो। हाँ, सही सुना, बोहेड व्हेल जो दुनिया का सबसे पुराना स्तनपायी है। ये विशालकाय जीव इतने लंबे समय तक कैसे जीवित रह पाते हैं, इसका रहस्य अभी तक पूरी तरह से समझा नहीं जा सका है। लेकिन वैज्ञानिकों का मानना है कि इनके शरीर में कुछ ऐसे खास गुण हैं जो इन्हें लंबी उम्र देते हैं। एक कारण यह हो सकता है कि इनके शरीर में कैंसर होने की संभावना बहुत कम होती है। इसके अलावा इनका डीएनए भी बहुत मजबूत होता है जो इन्हें बीमारियों से लड़ने में मदद करता है। लेकिन सबसे बड़ा कारण यह हो सकता है कि ये व्हेल बहुत धीरे धीरे बढ़ती हैं और बहुत धीरे धीरे बूढ़ी होती हैं। यह शांत स्वभाव के जीव होते हैं और बहुत कम तनाव लेते हैं। बोहेड व्हेल आमतौर पर आर्कटिक और उप आर्कटिक क्षेत्रों में पाई जाती हैं। ये बहुत ही शांत और एकांत प्रिय जीव होते हैं। बोहेड व्हेल के बारे में अभी भी बहुत कुछ पता नहीं है, लेकिन यह बात तो तय है कि ये जीव प्रकृति का एक अद्भुत चमत्कार है। लेकिन आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगली मोस्ट 10 इंटरेस्टिंग फैक्ट वीडियो के साथ। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा।